अगर हमारी बात जनता ने समझ लिया तो हम अर्श पे, अगर हमारी बात जनता नहीं समझ पाई तो हम फर्श पे। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शासन करने नहीं आए हैं। हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर आए हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण भ्रष्टाचार और कुशासन है। भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ाने के लिए ये नेता जिम्मेदार हैं और इनके कुछ उदाहरण हम आपके सामने ला रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास चपरासी का घर था और उसको 10-15 साल के बाद 900 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए पकड़ा गया, और आज आपको एक चीफ मिनिस्टर के घर से 200 करोड़ रुपए निकलते हैं। ऐसे ऐसे कांड करने वाली सरकारों के कारण ही बिहार की आज की ये हालत है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चाएं कुछ ज्यादा ही तेज है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिनका नाम अब छोटे छोटे बच्चों के जुबान पर भी है। हालांकि बात भी कुछ वैसी है। लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति के साथ साथ जनता की आवाज तो उठाती रहे, लेकिन इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज रहा। आइए तमाम सवाल है उनके जवाबों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज। नमस्ते। नमस्ते प्रिया, आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? इस सवाल को थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं। जो बिहार की बदहाली का कारण है, जिसके कारण पिछले 40 सालों से बिहार लगातार देश में सबसे पिछड़े राज्य के दर्जे पर है, उनमें से बहुत सारे कारणों में एक प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी। हमने जो आरोप लगाए हैं वो बेयर एलिगेशंस नहीं हैं। आरोपों के साथ हमने साक्ष्य दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ये प्रूव करने की हमने कोशिश की है कि इन सारे मंत्रियों और चाल चरित्र चेहरे वाले लीडर्स, इन सब के अलमीरों में क्या गंदगी है, उसे जनता के सामने लाकर दिखाना हमारा पहला कर्तव्य था। ये दिखाना कि इन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण बिहार की प्रगति पिछले 40 सालों से नहीं हो पा रही है। और ये तो केवल उदाहरण है, ये 4-5 तो उदाहरण है। पूरी की पूरी टीम, और आज की नहीं, पिछले 40 सालों से जिस व्यक्ति के पास चपरासी का घर था और उसको 10-15 साल के बाद 900 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए पकड़ा गया, और आज आपको एक चीफ मिनिस्टर के घर से 200 करोड़ रुपए निकलते हैं। ऐसे ऐसे कांड करने वाली सरकारों के कारण ही बिहार की आज की ये हालत है। हम जनसुराज के लोग वो सारे साक्ष्य जनता की अदालत में दे रहे हैं। हमें किसी अदालत से इनको कोई सजा मिले, इससे हमें कोई मतलब नहीं। असली सजा तो इनको जनता देगी, और हम इसके लिए ये साक्ष्य जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि अब आप इनका फैसला कीजिए। आपकी अदालत अगले 2 महीने में लगने वाली है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप इनको फिर से लाना चाहते हैं या इनको भगाकर दूर फेंक देना चाहते हैं। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, लेकिन देखा गया कि अशोक चौधरी ने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है, इवन हर किसी के समक्ष भी है। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे ये कहते हुए कहा कि ये जितने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये राजद को फायदा दिलाने के लिए लगाए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? जब कोई और बहाना नहीं मिले तो ऑपोजिशन पे सारी
लांछन डाल दो। ये तो इनकी पुरानी आदत रही है। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा। वो 200 करोड़ इतने सारे बेनामी ट्रांजैक्शन जिसका इनकम टैक्स के पेपर्स में कोई मेंशन नहीं है, इन सब का क्या जवाब है? एक बार वो कहते हैं कि मेरी बीवी के नाम पे ये सारे हैं। बिहार में और इंडिया में क्या आप बीवी और पति को अलग करके देख सकते हैं? जो आपकी बीवी ने किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, जो आपने किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बीवी पर भी आती है। लेकिन मिनिस्टर आप हैं, आपकी बीवी नहीं। तो आपके परिवार में जो कुछ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप बहाने कुछ भी बना लें, एलिगेशंस आप कुछ भी लगा लें, यहाँ की जनता अपना इंसाफ करेगी। इसके बारे में आप निश्चिंत रहें, हम तो निश्चिंत हैं ही। और जो करोड़ों रुपए की मनहानि नोटिस भेजे लगातार प्रशांत किशोर को, उसका जवाब? वो तो लीगल नोटिस है, उसका हम लीगल तरीके से जवाब देंगे। और अभी तो और भी एलिगेशंस उन पे लगेंगे, फिर उनको और भी ज़्यादा। और एक्चुअली जब मानहानि का केस किया जाता है तो उसका 10% आपको पहले कोर्ट को देना पड़ता है। क्या अशोक चौधरी ने 10 करोड़ दिए हैं जुडिशियल सिस्टम को अगर मानहानि का दावा करना है? तो जरा उनसे भी पूछ कर देखें। ऐसे में एक और बात है, देखा गया कि आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह भी जवाब मांग रहे, भले ही वो उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो क्या चर्चाएं ये भी है कि आर.के. सिंह जनसुराज में आ सकते हैं? सच्चाई है इस बात में? जनसुराज एक ऐसा दल है जहां पर हम ईमानदार, शुद्ध हृदय के काबिल व्यक्तियों की तलाश में हमेशा से ही हैं। चूंकि एक नई पार्टी है, इसलिए वो सारे लोग जो दिल और दिमाग से शुद्ध और स्वच्छ थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो वो जहां उनको मौका मिला वहां उन्होंने कोशिश की। इनमें से बहुत सारे लोग हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उनमें से अगर आर.के. सिंह जी भी जनसुराज से जुड़ना चाहें, हम उनका सहर्ष स्वागत करेंगे। मैं उनको प्रोफेशनल तरीके से भी जानता हूं। जब मैं डिप्लोमेट था तो वो मंत्री हुआ करते थे और हमने उनसे कई बार गुफ्तगू भी की है अपने प्रोफेशनल तरीके से। मैं जानता हूं कि वो एक अच्छे शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं। अगर वो जनसुराज को इस लायक मानते हैं कि जनसुराज बिहार में बदलाव लाने के लिए सक्षम है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। एक और सवाल है, जिस तरह से अभी ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, चुनावी काफी साल नजदीक आ गया है, ऐसे में देखा जा रहा है कि अब बिहार विधानसभा में महज कुछ ही महीने बाकी हैं, तो क्या ये चुनावी फायदे के लिए एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं उसके साथ हम साक्ष्य दे रहे हैं, और हमने पहले भी कहा कि ये एलिगेशन, ये साक्ष्य हम जनता की अदालत के लिए दे रहे हैं। जनता को ये डिसाइड करना है कि आप सोचिए, क्या ये लोग सच में दोषी हैं? अगर आप इनको दोषी पाते हैं तो क्या आप इनको फिर से एक बार अपने ऊपर शासन करने देंगे? क्या आप इनके द्वारा जो मुखौटे, चाल चरित्र और चेहरे का मुखौटा पहनकर जो आपके सामने बड़े भोले बनते आ रहे हैं और आपसे वोट की भीख मांगते आ रहे हैं, क्या आप फिर से उनको वोट देना चाहेंगे? हमारा सवाल इतना है। टोटली जनता के लिए है। हमें इनसे पर्सनली कोई शिकायत नहीं। हम इनको फांसी पे चढ़ाने नहीं आए हैं, हम इनको जेल में डालने नहीं आए हैं। ये काम न्यायपालिका का है, सरकार का है और प्रबुद्ध लोगों का है। हमारा काम केवल जनता को ये बताना है, और मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण भ्रष्टाचार और कुशासन है। भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ाने के लिए ये नेता जिम्मेदार हैं और इनके कुछ उदाहरण हम आपके सामने ला रहे हैं। आप
इस पर अपना जजमेंट दें। यही हमारी नीति है, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी करें, क्योंकि जनसुराज ने घोषणा किया था कि सबसे पहले लिस्ट हम जारी करेंगे। जी हाँ, जनसुराज ने ये घोषणा की थी कि हम अपना लिस्ट किसी भी अन्य दल के पहले ज़रूर करेंगे, और हमें लगता है कि वो समय अब जल्दी से नज़दीक आ रहा है। हमने पहले वादा किया था कि हम पहले तो जून का समय था, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ लोगों को इस बात पर काम करने का मौका मिला कि हमने जो वादा किया था कि हमारे उम्मीदवार जनता से चुनकर आएंगे, तो जो भी उम्मीदवार जिन्होंने प्रत्याशी होने का दावा किया है, उन सब को हमारे जनता से अप्रूवल मिले, उनकी राय शुमारी हो, इसकी प्रक्रिया में हमें देर हो रही है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में बस अब चंद दिनों का ही अंतर है। हालांकि नई पार्टी है, किन क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है कैंडिडेट्स? बहुत डिफिकल्ट और एट द सेम टाइम बहुत सिंपल सा कंसिडरेशन है। जनसुराज अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, तो जैसे नेता आप आज देख रहे हैं, माफिया वाले, गुंडे, मवाली, बालू माफिया, भू माफिया, मर्डरर, ऐसे लोग जो नेता बनकर घूम रहे हैं, ऐसे लोग अगर किसी नए दल में भी आ गए तो बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जनसुराज को व्यवस्था बदलनी है, उसके लिए हमें ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो हृदय से शुद्ध और काबिल इंसान हो। हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं। हम जनता से कह रहे हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार चुनकर हमें दीजिए जिनको आप मानते हैं कि ये काबिल है और ये हृदय से शुद्ध स्वच्छ प्रकृति का है। केवल ऐसे ही लोग जब विधायक और मंत्री बनेंगे, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि भ्रष्टाचार जो आज ऊपर से पनाह ले रहा है, भ्रष्टाचार को आज टॉप लीडरशिप से पनाह मिल रहा है, जब तक वो पनाह नहीं खत्म होगा तब तक बिहार से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। आपके अकॉर्डिंग बिहार का विकास हुआ है या नहीं? आप खुद बताइए, बिहार का विकास कुछ भी हुआ हो, क्या बिहार 28वें पोजीशन से 27वें पोजीशन पर आया है? उत्तर यही है। बिहार में सड़कें आई, बिहार में बिजली आई, बिहार में एक्स हुआ, बिहार में वाई हुआ, कुछ भी हुआ, बिहार क्या 28वें पोजीशन से 27वें पोजीशन पर आ पाया? नहीं। तो बिहार में एक्चुअली विकास नहीं हुआ है, और उसका एक पिक्टोरियल एग्जाम्पल है। दो राज्य 10 साल पहले यहां और 20 साल पहले यहां थे। बिहार ने इतनी प्रगति की, लेकिन दूसरे राज्य ने इतनी प्रगति की, तो विकास का किसके पास हुआ? जरा बताइए। बिहार में जो कुछ हुआ उसके लिए जो भी अपनी पीठ थपथपाना चाहे थपथपा ले, लेकिन ये सत्य नहीं बदलेगा कि बिहार अब भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। और एक और चौंकाने वाला फैक्ट है, बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ का है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ लोगों के लिए 3,16,000 करोड़ का बजट है। तमिलनाडु की आबादी 8 करोड़ है और वहां का बजट 7.5 करोड़ रुपए का है। मतलब पर कैपिटा बजट एलोकेशन तमिलनाडु में बिहार की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। ये कैसा विकास है? ये क्या विकास है?
लेकिन ऐसे में देखा जाए कि पहले कहीं न कहीं जब बिहारी अदर स्टेट में जाते थे, तो उन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन अब वहाँ के लोगों की अवधारणाएँ बदल रही है। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए सरकार की तो कहीं न कहीं उपलब्धि माना जा सकता है ना इसे? जी, बहुत अच्छी उपलब्धि माना जा सकता है। पहले जब कोई बिहारी बाहर जाता था तो आईएएस बनकर जाता था, आईपीएस बनकर जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनकर जाता था, कोई रिसर्च स्कॉलर बनता था, कोई आईआईटी जाकर पढ़ाई करके विदेश जाता था। इसलिए बिहारियों को एक बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता था। पिछले 40 सालों में क्या हो गया है, बिहारी यहाँ से जाते हैं तो या तो पंजाब और हरियाणा के खेतों में मजदूरी करने जाते हैं, या फिर मुंबई में टैक्सी चलाने जाते हैं, या अहमदाबाद और सूरत की फैक्ट्रियों में झाड़ू लगाने जाते हैं और गार्ड का काम करने जाते हैं। इसलिए आज बिहार के लोग इतने ज्यादा अपमानित होते हैं। सीन ये नहीं बदला है कि बिहार में अच्छे इंटेलिजेंट लोग नहीं निकलते, अभी भी हैं, लेकिन बिहार में सरकार ने और केंद्र की सरकार ने भी ये मान लिया कि बिहार में बदलाव संभव नहीं है और बिहार को अपने हाल पे छोड़ दो। इस नीति के तहत बिहार को एक ह्यूमन रिसोर्स का फैक्ट्री बना दिया गया है। यहाँ पर लोग किसी तरह से बाहर जाकर अहमदाबाद और सूरत की फैक्ट्रियों की उपज बढ़ाएं और हरियाणा और पंजाब में खेतीहरों की आमदनी को बढ़ाएं। केवल इसका जरिया होकर रह गया है बिहार का आदमी। इसे बदलना होगा और मोदी सरकार को भी ये देखना होगा कि पिछले 10-11 सालों के शासन में कितनी बार आपने बिहार के विकास पर एक भी घंटे की चर्चा की हो केंद्र में? नीति आयोग ने कितनी बार बिहार के विकास के लिए कोई प्लान बनाकर कोई मीटिंग की है? इसका जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। और अब इस बार बिहार की जनता ये सवाल पूछेगी, चाहे आप कितनी बार भी बिहार आ जाएं और कितनी बार भी बिहार से नई नई ट्रेन शुरू कर दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली। इतने दावे के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं 10 दिन के प्रचार के बाद उपचुनाव में 10% जनता हमारे साथ थी, हमें 10% वोट मिले। पिछले 11 महीनों में, अब तो लगभग 12 महीने हो रहे हैं, हमारा संगठन इतना मजबूत हो गया है कि चलिए हम ज्यादा नहीं 10 से बढ़कर 20% का दावा तो कर सकते हैं। और आज ये हालत है कि लगभग हर दिन 3 से 5 लाख लोग जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं। हर रोज चुनाव आने में अभी लगभग 40 दिन और हैं। ऑन एन एवरेज अगर 4 लाख लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, स्कूल का बस्ता जनसुराज के चुनाव चिन्ह को पहचान रहे हैं, तो 40 दिनों में 1,60,00,000 लोग और हमसे जुड़ेंगे। मतलब ये 20%, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी आपने स्कूल बस्ता का जिक्र किया, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इसकी कहीं ना जब भी समाज में जाते हैं तो ये पॉइंट हमेशा रखते हैं और इसे ये भी प्रस्तुत होता है कि एजुकेशन को लेकर वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के ही बेटे किसी अदर स्टेट में अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि खुद के बच्चे बाहर पढ़ा रहे हैं और स्कूल बैग के जरिए। वो उनका बच्चा बिहार से सॉरी देश से बाहर नहीं पढ़ रहा, वो दून स्कूल में है। अगर मान लीजिए, तो क्या बिहार में ऐसा कोई दून स्कूल है? हाँ, ये सवाल तो यहाँ की सरकार से पूछा जाना चाहिए। क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था इस लायक है? अरे और छोड़िए, आपका जो बच्चा यहाँ अच्छे से अच्छे स्कूल में, चाहे वो सेंट माइकल्स हो, सेंट जेवियर्स हो, अच्छे से अच्छा स्कूल, कोई बच्चा यहाँ 12वीं के बाद बचता है क्या? बताइए। जो भी बच्चे उनके माता पिता इस काबिल हैं कि वो बिहार से बाहर जा सके, हर बच्चा विदाउट एक्सेप्शन गोज टू आइदर कोटा, दिल्ली और अब्रॉड। आपकी शिक्षा व्यवस्था क्या है? आप किस बूते आप
ये क्लेम कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर या किसी का बेटा बाहर पढ़ता है। हमेशा से प्रशांत किशोर एक और बातें करते नजर आते हैं कि अर्श और फर्ज। तो आप पार्टी को लीड कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्या लगता है आपको कि जनसुराज कहां तक जाएगा? हमने आपको अपना उत्तर एक तरह से दे दिया है, लेकिन मैं कुछ बातें और ऐड करता हूं। हमारा पूरा कैंपेन, हमारा पूरा आयोजन इस बात पर केंद्रित है कि हमारी बात जनता कितना समझती है। अगर हमारी बात जनता ने समझ लिया तो हम अर्श पे, अगर हमारी बात जनता नहीं समझ पाई तो हम फर्श पे। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शासन करने नहीं आए हैं। हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर आए हैं। अगर हम इस बार अर्श या फर्श, अर्श पे रहे तो हम बिहार आएंगे, नई नीतियां बनाएंगे, अच्छे लोग जो शुद्ध हृदय के लोग हैं वो हमारे विधायक और मंत्री बनेंगे। 6 महीने के भीतर, ये गारंटी है, अगर हम अर्श पर रहे तो 6 महीने के भीतर बिहार में भ्रष्टाचार का लेवल इतना कम कर देंगे कि लोगों को अपनी जिंदगी में उसका असर दिखाई देने लगेगा। यह वादा है। और अगर फर्श पे आए तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। जनता, हम ये मान लेंगे कि हम अपनी बात जनता को समझाने में असफल रहे। ये हमारी हार नहीं थी, ये हमारी किसी और पार्टी से हार नहीं है, ये हमारी खुद की लड़ाई में हार है। हम जनता को अपनी बात समझाने में असफल रहे, हम और मेहनत करेंगे। 5 साल फिर से हम जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और फिर जनता के दरबार में आएंगे, फिर से वापसी करेंगे। तो ये थे तमाम सवालों के जवाब। लगातार ये जनता के भी सवाल थे। प्रशांत किशोर हमेशा से पार्टी की बात के साथ साथ उनका एक ही मकसद है, जिस तरह से अभी मनोज भारती जी ने भी कहा कि जनता को जागरूक करने आए हैं और लगातार जो भ्रष्टाचारी लोग जो अभी हमारे पब्लिक को भरमाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबक सिखाने के मकसद को लेकर भी धरातल पर प्रशांत किशोर उतरे हैं। अब देखना होगा कि उन्हें कामयाबी कब तक मिलती है और क्या वाकई तौर पर जनता के भरोसे को जीत पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। पल पल अपडेट हम आपको यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।